अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 17 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है एंट्रोपी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एंट्रोपी वाज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन रुडोल्फ क्लॉसियस। एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रुडोल्फ क्लॉसियस। उन्होंने सबसे पहले ये पेश किया। अब ये एंट्रोपी है क्या? इट इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर माइक्रोस्कोपिक रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। यानी याद रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ अगर इसको इसे रफ वर्क के तौर पर यूज़ करूँ कि अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके अंदर जो है वो वाइब्रेशन मोशन होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर जो है वो वाइब्रेशन मोशन होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस होता है, रैंडम मोशन होती है। और अगर गैस की अगर मैं बात करता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर जो है वो गैस में, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, बेतरतीब क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल में ये डिसऑर्डर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इनके दरमियान स्पेस जो है वो कम हो जाता है। तो बेतरतीबी तो होती है लेकिन गैस के मुकाबले में कम होती है। लेकिन जैसे ही लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में जाके कन्वर्ट हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में जाके अरेंज हो जाते हैं और इनके दरमियान से वाइब्रेशन मोशन होती है। तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, यानी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर जो है वो और कम हो जाता है। तो यहां हमने कहा कि एंट्रोपी क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर माइक्रोस्कोपिक रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। यानी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बेतरतीबी होती है उसकी मेजरमेंट को हम नाम देते हैं एंट्रोपी का। या इसकी दूसरी डेफिनेशन, द मेजरमेंट ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। अब यहाँ इसकी दूसरी डेफिनेशन बन रही है द मेजरमेंट ऑफ अ सिस्टम। अब देखो ये जो थी वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। द मेजरमेंट ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। देखो भाई ये फॉर्मूला है इसका, ये थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी। ये इसकी मैथमेटिकल एनर्जी बनती है। तो ये वो एनर्जी होती है जो यूजफुल वर्क नहीं करती, सिर्फ डिसऑर्डर को क्या करती है, बढ़ाती है। यानी अगर मैं सॉलिड को हीट अप करूंगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हीट एनर्जी का वो हिस्सा जो सिर्फ इसकी स्टेट को चेंज करने में क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ, बेतरतीबी को बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ है, यानी वो हीट एनर्जी का हिस्सा एंट्रोपी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से लिक्विड को अगर मैं बहुत ज़्यादा गर्म करता हूँ और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हीट एनर्जी का वो बहुत सारा हिस्सा जो इसकी डिसऑर्डर को बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ है वो एंट्रोपी की कहलाएगा। तो यहाँ हमने कहा द मेजरमेंट ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, जो कि यूजफुल वर्क में इस्तेमाल ना हो सके उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, एडिंग हीट टू अ बॉडी इंक्रीजेस डिसऑर्डर। किसी भी बॉडी में जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिसऑर्डर बढ़ता है। क्यों? बिकॉज इट इंक्रीज एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड एंड रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। क्योंकि मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, रैंडमनेस में भी इजाफा होता है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इंक्रीजेस डिसऑर्डर। गैस जो होती है ना, कोई भी फ्री एक्सपेंड होती है, जब वो फ्री एक्सपेंड हो जाएगी यानी किसी सिलेंडर से गैस निकलेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर अचानक से जाएंगे, वो उसके डिसऑर्डर, उसकी बेतरतीबी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बिकॉज द मॉलिक्यूल हैव मोर रैंडमनेस ऑफ पोजीशन आफ्टर द एक्सपेंशन देन बिफोर। और सिलेंडर से जब ये गैस बाहर निकल आती है तेजी से तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है बनिस्बत तब के जब वो क्या थी, सिलेंडर के अंदर मौजूद थी। अब ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब आइए इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। उसमें एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर है, यानी मॉलिक्यूल्स की बेतरतीबी में जो तब्दीली आती है वो किसके बराबर है, थर्मल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब ये डेल्टा एस शो कर रहा है चेंज इन एंट्रोपी को। अब डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा, व्हेन हीट इज एडेड। सिस्टम में जब हीट ऐड करेंगे तो डेल्टा एस का आंसर प्लस में आएगा। और चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होगी व्हेन हीट इज रिमूव, जब हीट एनर्जी को रिमूव किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस की हम एंट्रोपी के हवाले से बात करेंगे। सपोज इन अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्लो। देखिए भाई, अब नेचुरल प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं है ना।
आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, ये तो आइडियल कंडीशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं। हर प्रोसेस तो आइसोथर्मल नहीं होता, टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता रहता है, तो कुदरती तौर पर जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल तो नहीं है। तो यहाँ हम बातें हैं नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं उसकी एंट्रोपी के हवाले से पढ़ते हैं। सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्लो फ्रॉम अ रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। भाई एक रिजर्वायर था, उसका टेम्परेचर T1 था, उसको हमने हीट एनर्जी दी है थ्रू अ कंडक्टिंग रोड, एक कंडक्टिंग रोड के जरिए टू अ रिजर्वायर एट टेम्परेचर। अब यहाँ इसको हमने जो है वो एक दूसरे रिजर्वायर तक हमने उसे जो टेम्परेचर दी है थ्रू अ रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 तक हमने दी है। भाई एक रोड है, अब एक रोड पे देखें उसको हमने हीट एनर्जी जो है वो फ्लो की है टेम्परेचर T1 से, वो फ्लो करते 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 दूसरे एंड तक पहुंच गए जहाँ का टेम्परेचर क्या था, T2 था। T1 जो है वो ग्रेटर है किसके मुकाबले में, T2 के। द चेंज इन एंट्रोपी, देखिए मैं अगर थोड़ा सा यहाँ आपको डायग्राम बनाकर थोड़ा समझाऊँ, यहाँ देखिए ये एक रोड है, ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लेम रख देता हूँ, फ्लेम रखता हूँ और हीट एनर्जी दे रहा हूँ। यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, T1। अब ये दूसरा हिस्सा जो है वो ठंडा वाला है ना, तो इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, T1 से क्या करेगी, T2 तक फ्लो करेगी। तो हमने कहा कंडक्टिंग रोड टू अ रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 तक ये फ्लो करेगी। T1 का टेम्परेचर T2 के मुकाबले में ज़्यादा। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 विच लूजेस हीट। अब T1 क्या कर रहा है, हीट एनर्जी लॉस कर रहा है, डिक्रीजेस बाय, अब यहाँ जो हीट एनर्जी जो लॉस हो रही है वो क्या हो रही है, Q1 डिवाइडेड बाय T1। यहाँ जो एंट्रोपी में जो तब्दीली आएगी वो क्या है भाई, एंट्रोपी क्या है, थर्मल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ कि एंट्रोपी यानी हीट एनर्जी जो लॉस हो रही है, और अगर यहाँ मैं मालूम करूँ चेंज इन एंट्रोपी, तो फॉर्मूला होगा Q/T1 एंड ऑफ द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 विच गेन हीट इंक्रीज बाय Q/T2। और यहाँ जो हीट एनर्जी लॉस हो रही है वही हीट एनर्जी T2 को मिल रही है, और यहाँ हीट एनर्जी में क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। तो इजाफा क्या हो रहा है, Q/T2। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर जो T2 है ना, Q/T2। अब T1 जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है क्योंकि फ्लेम के करीब है, वो ज़्यादा है T2 के मुकाबले में। सो Q/T2 विल बी ग्रेटर देन Q/T1। अब देखो T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर जो है वो किस में है, डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर की मैथ के रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ओवरऑल वैल्यू की वैल्यू उतनी कम होगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होगी मैथ के रूल के मुताबिक ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखें अपॉन के ऊपर जो होता है वो नोमिनेटर है, नीचे है डिनोमिनेटर। तो जब भी नोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, T1 जो है वो T2 के मुकाबले में ग्रेटर है। भाई यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है ना इसके मुकाबले में, और यहाँ जो है ये क्या है, टेम्परेचर तो डिनोमिनेटर में है, लिहाजा T2 की वैल्यू जो है वो कम है T1 के मुकाबले में। तो ओवरऑल Q/T2 की वैल्यू ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके, Q/T1 के। यहाँ तक बात हो गई। सो नेट चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, Q/T, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, Q/T2 माइनस Q/T1। और इसका ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी का यहाँ फॉर्मूला ये आ गया। फिर इसी तरीके से नोट करके हमने कहा इन ऑल नेचुरल प्रोसेस, भाई ये नेचुरल प्रोसेस था ना, रोड पे हम हीट एनर्जी दे रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। इन ऑल नेचुरल प्रोसेस वेयर हीट फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर देयर इज ऑलवेज अ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं जिसमें हीट एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाकर जो वो फ्लो करती है, उसमें हमेशा एंट्रोपी में क्या होता है, इजाफा होता है। अब जो है वो दूसरा हमारे पास पॉइंट आ गया, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक एंट्रोपी की स्टेटमेंट क्या है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग एनी प्रोसेस आइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजेस। यहाँ ये कह रहा है कि यूनिवर्स के दरमियान जितने भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, नेचुरल प्रोसेस जो भी हैं, उसमें या तो एंट्रोपी सेम रहती है, बेतरतीबी जो होती है वो सेम रहती है, या बेतरतीबी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स है वो फैल रही है, और जो भी चीज़ फैलती है उसमें ओवरऑल एंट्रोपी में क्या होता है, इजाफा होता है। तो यहाँ यही कह रहा है या तो एंट्रोपी सेम रहेगी या एंट्रोपी में क्या होगा, इजाफा होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक। अब दूसरा आ गया लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट, अ नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज टेक प्लेस इन सच अ डायरेक्शन एज टू कॉज एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ये कह रहा है कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो होता है वो हमेशा उस डायरेक्शन में, कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो होता है वो हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि उसकी एंट्रोपी में क्या होता है, so as to cause an increase in the entropy of the system and its surrounding। हमेशा नेचुरल प्रोसेस जो होता है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उस डायरेक्शन में परफॉर्म करता है कि उसकी एंट्रोपी यानी सिस्टम की एंट्रोपी और उसकी सराउंडिंग में क्या है, मोलिकुलर डिसऑर्डर में क्या होता है, इजाफा होता है। ये है लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट दैट्स अ यूनिट ऑफ एंट्रोपी जूल पर केल्विन।
क्योंकि हीट एनर्जी Q/T था ना, तो हीट के लिए Q है, तो Q की यूनिट क्या है, जूल, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। इफ हीट इज रिमूव फ्रॉम अ सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज रिटन एज नेगेटिव। अगर किसी सिस्टम से एंट्रोपी को रिमूव किया जा रहा है, किसी भी सिस्टम से हीट एनर्जी को रिमूव किया जा रहा है, तो एंट्रोपी में जो तब्दीली आएगी उसको कैसे लिखेंगे, इज रिटन एज नेगेटिव, उसको नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास एंट्रोपी से रिलेटेड जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।